Welcome back to all of you. In next part of this video, we were discussing geological considerations for any construction of any tunnel. किसी भी टनल के निर्माण में क्या क्या जियोलॉजिकल कंसिडरेशन होने चाहिए, किन बातों का ध्यान जियोलॉजिकली हमें रखना है। हमने देखा लिथोलॉजी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स और ग्राउंड वाटर कंडीशंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। लास्ट के 2 वीडियोज़ में हमने लिथोलॉजी को डिस्कस किया कि किसी भी टनल के निर्माण में लिथोलॉजी का क्या रोल है, किस टाइप की रॉक वहाँ अवेलेबल है, वो रॉक हार्ड है, सॉफ्ट है या फिशर्ड है। तो उस कंडीशन में जो टनल बन रही है उसमें क्या फ़ायदे होंगे टनल इंजीनियर को, क्या नुकसान होंगे, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी जब रॉक हार्ड हो या सॉफ्ट हो या फिशर्ड हो। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का क्या रोल है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी टनल। तो आइए शुरू करते हैं। द डिज़ाइन स्टेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ टनल डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द टाइप ऑफ रॉक बट आल्सो ऑन द स्ट्रक्चर्स डेवलप्ड इन दीज रॉक्स। किसी भी टनल की डिज़ाइन की बात हो, उसकी स्टेबिलिटी की बात हो या उस पर आने वाले खर्चे की बात हो, कॉस्ट की बात हो, तो ना सिर्फ टाइप ऑफ रॉक, किस तरह का रॉक है, उस पर डिपेंड करती है ये बात, बल्कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ये या सही कहें तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। Following main structural features of rock have to be fully determined along the proposed tunnel route। जो हमारा टनल का रूट प्रपोज किया हुआ है, जिस रूट से हमें निकालनी है टनल, उस रूट में जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमें देखने चाहिए, जो हमें जिनकी स्टडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? डिप एंड स्ट्राइक, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, शीयर जोन्स, जॉइंट सिस्टम। उस एरिया में जो हमारा स्ट्रेटा है उसकी क्या डिप है, स्ट्राइक है, उसमें कोई फोल्ड्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, किसी तरह की फोल्ट प्लेन तो नहीं है वहाँ पे, कोई शियर जोन तो नहीं है, जॉइंट सिस्टम कैसा है वहाँ पे। इन सब को जानना बहुत ज़रूरी है, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, हम एक एक करके यहाँ स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं डिप एंड स्ट्राइक से। डिप एंड स्ट्राइक, इस टॉपिक को समझने से पहले आपको डिप एंड स्ट्राइक पता होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ध्यान ही है, एमएससी प्रीवियस के या बीएससी फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, उन सब डिप एंड स्ट्राइक अच्छी तरह समझते हैं। डिप एंड स्ट्राइक से मतलब डिप या स्ट्राइक की हम बात करें तो हमारा मतलब होता है कि जो हमारा स्ट्रेटा है, जो हमारा रॉक बेड है या जो हमारी फॉर्मेशन है, वो हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइंड है। हॉरिजॉन्टल सरफेस के रेफरेंस में हम बात करते हैं कि वो हमारा स्ट्रेटा किस तरफ या कितना इंक्लाइंड है, उसी से हमारा मतलब होता है डिप एंड स्ट्राइक से। और जब हम डिप एंड स्ट्राइक की बात करें या डिप की बात करें तो हम 3 तरह से यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, या यूँ कहीं 2 तरीके से डिस्कस कर सकते हैं कि या तो वो हमारा जो स्ट्रेटा है, जो हमारा बेडरॉक है, वो हॉरिजॉन्टल होगा पूर्ण रूप से, अलोंग द हॉरिजॉन्टल हो सकता है, या वो इंक्लाइंड हो सकता है। दो ही पॉसिबिलिटी है, तीसरी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। या तो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग है, या वो इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड में 2 बातें हो सकती है कि या तो हल्का सा इंक्लाइंड है, मॉडरेटली इंक्लाइंड स्ट्रेटा है, या वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है, लगभग वर्टिकल है, जिसे हम कह सकते हैं स्टीपली इंक्लाइंड स्ट्रेटा है। तो यहाँ 3 कंडीशंस बन गई हमारे लिए, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा, मॉडरेटली इंक्लाइंड स्ट्रेटा और स्टीपली इंक्लाइंड स्ट्रेटा। इन तीनों कंडीशंस को हम एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा से। हॉरिजॉन्टली लेयर्ड रॉक्स आर क्वाइट फेवरेबल फॉर टनल एक्सकेवेशन। जो हॉरिजॉन्टल अगर मिल जाता है कहीं पे, वैसे बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन अगर कहीं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में मिल जाता है तो टनलिंग के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा मतलब पूरा हॉरिजॉन्टल है वो, उस केस में रॉक्स में हैव थिक एंड मासिव स्ट्रेटा और मे हैव थिन लेयर्स। अब स्ट्रेटा हॉरिजॉन्टल है तो उसमें 2 केस हो सकते हैं कि या तो जो हमारा बेड रॉक है, जो हमारे अलग अलग लेयर्स हैं रॉक्स की, जो स्ट्रेटा की, वो या तो काफ़ी थिक हो सकती हैं
या मासिव हो सकती हैं। या तो वो हमारी लेयर्स काफ़ी थिक्स हो सकती हैं या और मासिव हो सकती हैं, या फिर पतली पतली लेयर्स, थिन लेयर्स हो सकती हैं, जैसा कि इसमें हम दिखा रहे हैं इस डायग्राम में। जो हमारी स्ट्रेटा है वो काफ़ी मोटी है यहाँ पे एज कंपेयर टू दिस डायग्राम, जहाँ पे जो स्ट्रेटा की थिकनेस है वो काफ़ी कम है। यहाँ आप देख रहे हैं पतली पतली लेयर्स हैं। दो तरह की पॉसिबिलिटी है। अब दोनों की पॉसिबिलिटी में क्या चेंजेस होगा, हमारी टनल में क्या प्लान हमें चेंज करना पड़ेगा या किस तरह की टनलिंग होगी, वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। When the individual layers are very thick and tunnel diameter not very large, जब हमारी लेयर्स थिक हैं और जो टनल का डायमीटर है जो हम बनाना चाहते हैं वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, द सिचुएशन इज़ फेवरेबल बिकॉज द layers would then overbridge flat excavation by acting as a natural beams। इसमें क्या होगा कि अगर हम इस कंडीशन में, जहाँ पे ये हमारी लेयर्स काफ़ी मोटी मोटी हैं जैसा कि इस डायग्राम में है, और हमारा जो टनल का जो डायमीटर है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इस केस में जो हमारी स्ट्रेटा है वो बीम की तरह, एक बीम की तरह एक्ट करेगी, और उस बीम के नीचे ये जो दूसरे हैं ये एक सपोर्ट की तरह, और एक नेचुरल बीम वाला फॉर्मेशन यहाँ बन जाएगा कि दोनों ये सपोर्ट हैं और ऊपर एक बीम रखी हुई है। तो इससे ज़्यादा स्टेबल कोई फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये काफ़ी फेवरेबल कंडीशन है। वहीं दूसरी तरफ अगर काफ़ी पतली पतली लेयर्स होंगी तो क्या होगा, बट व्हेन द लेयर्स आर थिन और फ्रैक्चर्ड दे कैन नॉट बी डिपेंड अपॉन एज अ बीम। लेकिन अगर थिन लेयर्स हैं और फ्रैक्चर्ड लेयर्स हैं तो वो बीम की तरह हम काम में नहीं ले सकते हैं, उन पर इतना विश्वास नहीं कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा, इन दिस केस द रूफ इज़ टू बी मॉडिफाइड टू एन आर्च टाइप। इस केस में हम जो हमारी रूफ है उसको एक आर्च का फॉर्म दे देते हैं, एंड टू बी प्रोटेक्टेड बाय गिविंग अ लाइनिंग। और इसमें हम आर्च शेप दे के साथ में एक लाइनिंग भी हम यहाँ देते हैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए। Sides of the tunnel could be left unsupported except when the rocks are sheared and jointed। रूफ़ की बात हुई कि भाई मोटे हैं, अगर थिकनेस ज़्यादा है तो हम उसको किसी तरह के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। थिन लेयर्स हैं, थिन स्ट्रेटा है तो हम आर्च दे के, लाइनिंग दे के सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें साइड्स की तो दोनों ही केस में हमें किसी तरह की एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये रॉक हमारा शीयर्ड या जॉइंटेड है तो हमें थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये डिप एंड स्ट्राइक का फर्स्ट केस था जिसमें जो हमारा स्ट्रेटा था हॉरिजॉन्टल था। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जब हमारा जो स्ट्रेटा है या डिप एंड स्ट्राइक है उसमें मॉडरेटली इंक्लाइंड स्ट्रेटा या स्टीपली इंक्लाइंड स्ट्रेटा हो तो उस केस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे टनलिंग होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।